35 से 40 बीजेपी के प्रत्याशी जो कि टिकट की मांग कर रहे हैं, तो पार्टी आपके लिए ऐसा क्यों समझेगी कि पार्टी में एक लोगों में मैसेज बना हुआ है कि कोई आरएसएस का अगर व्यक्ति होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है उसे अधिक प्यार जता पाती है। क्या प्रशासन विधायक की देखरेख में काम करता है या फिर प्रशासनिक जो लोग हैं वो अपने कार्य के प्रति सजग नहीं है वो सारे जो कार्य हैं भ्रष्टाचार युक्त हुए हैं, पहली बात। और दूसरी बात जो है, आपने कहा कि 30 दिन की अवधि विधायक फूलचंद भिंडा रह चुके हैं, तो उनके विकास कार्यों को और अब जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार का जो विधायक है इंद्राज गुर्जर, उनके विकास कार्यों को आप कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, तो क्या लगता है कि क्या ये पार्टियां जो हैं जन भावनाओं की कदर करती हैं? क्या जन भावनाओं की कदर करके किसी को टिकट देना, पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, नाराज नहीं होगा? अभी आपको मान लीजिए कि पार्टी किसी कारणवश से सर्वे के तौर पर, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस, आज हम मौजूद हैं विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में और आपको रूबरू करवाएंगे भाजपा के प्रत्याशी हरिप्रसाद बल्लीवाल से, जो कि विराटनगर में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में हैं और टिकट की डिमांड भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। आज इनसे रूबरू करवाएंगे कि इनका राजनीतिक कैरियर क्या है और कैसी स्थितियों को ये समझकर विराटनगर के इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। बल्लीवाल जी, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा आपसे रहेगा कि आपका कारोबार ठीक ठाक चल रहा है और आप एक व्यवस्थाओं बिजनेसमैन व्यक्ति हैं, और फिर भी आपने अभी राजनीति की इस सिरमौर स्थिति में आपने पैर रखा है, क्यों? ऐसा क्यों? क्या स्थिति है? देखिए पत्रकार महोदय, आप ठीक कह रहे हैं कि मेरा राजनीतिक जीवन मैंने क्यों स्टार्ट किया, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रकार से मैं व्यापार व्यवसाय कर रहा हूँ, व्यापार व्यवसाय में केवल और केवल आपको पता ही है कि अच्छे मैनेजमेंट, अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर, सही समय पे सही निर्णय, हार्ड वर्क, ये सब गुण व्यापार में आवश्यक रूप से अत्यावश्यक हैं। उसी प्रकार राजनीतिक जीवन में भी ये सब गुण अत्यंत आवश्यक हैं। और व्यापारिक क्षेत्र में जिन जिन व्यवस्थाओं में मैं जिस प्रकार से जनमानस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उन सब के साथ काम करते करते उन्हीं लोगों की डिमांड है कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में जाकर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत नीति निर्माण में सहयोगी बनना चाहिए, और आपका जो कार्य करने की शैली है वो जनमानस के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक है, ऐसा जनता का मांग पत्र है। इसलिए मैं राजनीति की ओर चल पड़ा। आप दर्शकों को बता पाएंगे कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई? आपने कहा कि आप एक बिजनेस तौर पे काम कर रहे हैं और जनता की डिमांड पे आप जो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, तो इससे पहले आपका राजनीतिक कैरियर क्या था? राजनीति में कैरियर जैसा कुछ होता नहीं है। जब से हमारा जन्म हुआ, हम एक सामाजिक परिवार में हमारा जन्म हुआ, जो समाज में अनेक पायदानों पर समाज के साथ सुख दुख में जुड़ा हुआ रहा है हमेशा से। और हमारा उसी परिवार में जन्म हुआ, तो बचपन से ही हम लोग सामाजिक व्यवस्थाओं में पले बढ़े और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए वोट करते रहे, पार्टी के लिए काम करते रहे। हमारे परिवार भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। तो राजनीतिक व्यवस्थाओं में मैं आगे बढ़ चला। हमारे माता जी जो हैं वो सरपंच रही, मैं खुद पंचायत समिति मेंबर रहा, और अभी वर्तमान में हमारे छोटे भाई की पत्नी जिला परिषद मेंबर हैं, जो अभी पिछले 2021 के चुनाव में 4250 मतों से विजय रही। तो राजनीति में तो क्या है कि सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप हम काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं, और अभी लगभग 15 साल 20 साल से तो सक्रिय रूप से सामाजिक सेवा और राजनीतिक सेवा हम लोग कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि विराटनगर में आप चुनाव लड़ेंगे और टिकट की भी मांग कर रहे हैं, तो जन भावनाओं को देखते हुए क्या आपको लगता है कि पार्टी आप पे प्यार जता पाएगी? निश्चित रूप से पार्टी मुझ पर भरोसा जताएगी। मुझे पूरा भरोसा है पार्टी पर, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंचनिष्ठाओं पर आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता और कैडर वाली पार्टी है। हमारी पार्टी में निश्चित ही एक अनुशासित व्यक्तित्व की हमेशा जरूरत रहती है, और वह समाज को समझने वाली पार्टी है, और वो एक अच्छे कार्यकर्ता को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती है, कभी भी कार्यकर्ता को रोकने का काम नहीं करती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित, कर्मठ और इस समाज से जुड़ा हुआ, सुगमता से उपलब्ध रहने वाला कार्यकर्ता हूं। तो मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि पार्टी मुझ पर भरोसा जताएगी और मुझे प्रत्याशी के रूप में विराटनगर में आजमाएगी, और जनता मुझे अपना प्यार जताएगी लोकतंत्र में मत के रूप में, और मैं आगे भविष्य में सेवा करूंगा, ऐसा
मेरा मन मुझे कहता है। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, नाराज नहीं होगा? अभी आपको मान लीजिए कि पार्टी किसी कारणवश से सर्वे के तौर पर या किसी कई मापदंड होते हैं टिकट देने के, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो फिर भी क्या आप पार्टी की बगावत करके चुनाव लड़ेंगे या फिर जो पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट देगी उसके साथ आप समर्थन में खड़े रहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। अनुशासित कार्यकर्ता के बतौर मैं ये पहले ही आपको बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो कार्यकर्ता समर्पण भाव से जुड़ा हुआ है, वो बगावत, नाराजगी जैसे शब्द उसके लिए नहीं बने होते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुझ पर भरोसा जताएगी तो मैं पार्टी के नेतृत्व करूंगा और चुनाव लड़ूंगा, और भारतीय जनता पार्टी किन्हीं कारणों से मेरे पर भरोसा नहीं जता पाती है तो मैं अपने आप को मूल्यांकित करूंगा कि क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवार के रूप में मुझको नहीं चुना गया। तो उसके लिए मैं आने वाले भविष्य में उसके अनुरूप मेरी तैयारी करूंगा और एक सफल कार्यकर्ता बनने की कोशिश करूंगा कि अंततः भारतीय जनता पार्टी को जहां मेरी जरूरत लगे कि ये कार्यकर्ता इस पायदान पे ये काम कर सकता है, वहां मैं कार्यकर्ता रहूंगा। अगर मैं अभी मैं कहूं तो लगभग 35 से 40 बीजेपी के प्रत्याशी जो कि टिकट की मांग कर रहे हैं, तो पार्टी आप पर ही प्यार क्यों जता पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और हर एक नेता अपने आप में व्यक्तिवादी कभी नहीं होता है। ये आप सब लोग जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। हमारे यहाँ हर एक कार्यकर्ता कभी भी व्यक्तिवादी और गुटवादी होता ही नहीं है। वो पार्टी की संसदीय व्यवस्थाओं में भरोसा करने वाला होता है। पार्टी में हमेशा हमारा एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु बना हुआ संगठन है और उसकी अनुपालना में हम सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे परिवार में गुटबाजी जैसा शब्द ही नहीं है। हमारे यहाँ हर एक कार्यकर्ता कमल से जुड़ा हुआ है। कमल ही हमारा नेता है और कमल ही हमारा परिवार है, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ कहीं गुटबाजी जैसी कोई व्यवस्था हो। पूरी तरह संसदीय व्यवस्था है। पार्टी का एक संसदीय बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, और पूरी अनुशासित पार्टी है। हर एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कैडर वाली पार्टी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था हो। अभी आपने कहा कि आप शायद मेरे प्रश्न से भटक रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको ही पार्टी टिकट के लिए क्यों चयनित करेगी कि आप ही विराटनगर के सिरमौर हो सकते हैं? क्या अन्य जो प्रत्याशी है वो नहीं हो सकते? देखिए, आपने सवाल अभी पूछा था कि आप विराटनगर में 35 से 40 उम्मीदवार टिकट मांगने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हर एक कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़ा हुआ है वो महत्वाकांक्षी होता ही है, और हर एक जीव की महत्वाकांक्षा होती है, तो उनका महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, और वो इसी आधार पर अपने आप को पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सुशोभित करना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो टिकट मांग रहे हैं। उनमें मैं भी एक हूँ। और मुझ पर ही भरोसा क्यों किया जाए, इसके लिए मैं कहीं ऐसा नहीं है कि पार्टी मुझ पर ही भरोसा करे। पार्टी हर एक उस कार्यकर्ता पे भरोसा कर सकती है जो सेवा करने की मंशा रखता हो, जो अपने आप में अपने निर्णयों के प्रति हमेशा परिभाषित रहा हो और अपनी कार्यशैली से हमेशा प्रमाणित रहा हो। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टी मुझ पर ही भरोसा करे, और मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंट तो इसलिए दिखाता हूँ कि मैंने आज तक जीवन के जो 40 वर्ष मैंने जिए हैं, उसमें हर एक जो पायदान जीवन का है, जहाँ भी मुझे जगह मिली है, वहाँ मेरी एक परिभाषा है। तो क्या लगता है कि क्या ये पार्टियां जो हैं जन भावनाओं की कदर करती हैं क्या? जन भावनाओं की कदर करके किसी को टिकट देना, या फिर अपन बात करें कि जैसे संख्या बल, जिसे अपन जनता की डिमांड जिसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति चहेते हुए चेहरे का नाम डिमांड करते हैं कि भाई इस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, तो क्या पार्टियां ऐसा सर्वे करके तो उसके अनुरूप टिकट देती हैं? देखिए, निश्चित रूप से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो हमेशा जनमानस की भावनाओं का हमेशा से आदर करती है, और एक पारदर्शी व्यवस्था के अनुरूप ही प्रत्याशी तय करती है, और पारदर्शी व्यवस्था के अनुसार ही हमेशा नीति निर्धारण करती है, और अपना संगठन पारदर्शी व्यवस्था के बतौर ही चलाती है। क्या भाजपा पार्टी के लिए आपने कहा कि बहुत एक सकारात्मक मैसेज आप भाजपा पार्टी के लिए दे रहे हैं, क्या पार्टियां ऐसा करती हैं कि जो जीतने वाला होता है उसे ही टिकट देती हैं, या फिर कोई संगठन से जुड़ा हुआ हो? जैसे भाजपा पार्टी में एक लोगों में मैसेज बना हुआ है कि कोई आरएसएस का अगर व्यक्ति होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है उसे अधिक प्यार जता पाती है। तो क्या बीजेपी पार्टी में ऐसा होता है कि एक तो जनबल को देखते हुए, सर्वे को देखते हुए, या फिर
एक संगठन को देखते हुए टिकट देते हैं, क्या धारणा है? देखिए, आरएसएस का जिक्र जो आपने किया, मैं आपको बता दूं, आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। आरएसएस जो है अपने आप में एक व्यक्ति निर्माण का संगठन है, और वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति निर्माण पे फोकस करता है। उस संगठन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो उनके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और वो सिर्फ इसी बात की चिंता करता है संगठन कि यह व्यक्ति किस प्रकार से समाज और देश के लिए उपयोगी हो सकता है, किस प्रकार से इसकी कार्यशैली व्यवस्थित हो सकती है कि यह इस मानव समाज और इस राष्ट्र के लिए उपयोगी रहे और हमेशा इस राष्ट्र की चिंता करने वाला रहे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि ऐसे उपयोगी व्यक्ति पर हर किसी पार्टी को भरोसा जताना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक आधार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने पहले ही आपको कहा है कि यह सरोकारों वाली पार्टी है, तो निश्चित रूप से अच्छे व्यक्तित्व की इनको आवश्यकता होती है। कांग्रेस के लिए भी कोई मनाही नहीं है, वो भी अच्छे व्यक्तित्व का चयन कर सकती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई केवल और केवल भाजपा के लिए पार्टी के लिए ही आरएसएस तैयारी करती है। आरएसएस हर एक उस पार्टी के लिए ध्यान रखने वाला संगठन है कि जो भी एक अच्छा व्यक्तित्व हो, जो भी राष्ट्र हित की बात करने वाला हो, जो भी इस मानव समाज की चिंता करने वाला हो, वो उसके लिए सभी प्रेमी है, सभी की वो चिंता करता है। विधायक है इंद्राज गुर्जर, उनके विकास कार्यों को आप कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, नंबर देने का काम जो है वो जनमानस का है, लेकिन एक राजनीतिक संगठन का व्यक्ति होने के नाते आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो विकास तो अभी इस विराटनगर में ही क्या, संपूर्ण राजस्थान में हुआ ही नहीं है। आप तुलनात्मक अध्ययन यदि करेंगे पत्रकार महोदय, तो हमारी सरकार जब जब भी पूरे देश में और इस राज्य में रही, तो इस विराटनगर में भी और इसके हर एक गांव में भी विकास के कई स्थायी मायने हम लोगों ने पेश किए हैं। अभी जो विकास हुआ है वो तो केवल और केवल इस जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, जिसकी पुरानी एक परिणति है, जिसके लिए इनके प्रधानमंत्री जी खुले मन से घोषणा करते हैं कि हम 100 पैसे भेजते हैं और 15 पैसे जनता तक पहुंच पाते हैं, उसी आदत को आधार बनाकर यह सरकार आगे बढ़ रही है। जितने भी विकास के कार्य हुए हैं उनमें भ्रष्टाचार का इतना बड़ा तांडव यहाँ पर है कि धरातल पर केवल और केवल विकास के नाम पर रोड़ी कंकर और पत्थर और डस्ट गिरे हुए हैं। विकास कहीं दिखता नहीं है। आगे आगे विकास कार्य होते हैं, पीछे पीछे टूटते जाते हैं। आज धरातल पे आप चेक करने जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि ऐसा कोई सड़क, ऐसा कोई रोड, ऐसा कोई विकास कार्य नहीं मिलेगा जहां उसका एक समयावधि होती है कि वो 10 साल के लिए रोड बनना होता है, 8 साल के लिए रोड बनना होता है। तो वो 10 साल और 8 साल को पूरा करने वाला विकास कार्य आपको नजर नहीं आएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 दिन से लेकर मैक्सिमम 180 दिन का विकास कार्य आपको लगेगा। बाकी दिन जनता को उसमें केवल और केवल दुखी होना है। और यही कारण रहा है कि आज तक विकास कार्य पूरे ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये सब लोग इतना बड़ा करप्शन करते हैं कि आगे आगे काम करते हैं, पीछे पीछे टूटते जाते हैं। आप इसकी श्रृंखला बड़ी लंबी है, इस पर आप चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि विकास कार्य के नाम पे सिर्फ और सिर्फ विराटनगर में ही नहीं, पूरे संपूर्ण राजस्थान में धोखे के सिवा और भ्रष्टाचार के सिवा कुछ हुआ ही नहीं। आपने संपूर्ण विराटनगर विधानसभा क्षेत्र सहित वर्तमान विधायक के कार्यों के लिए मैंने आपसे पूछा, और आप पूरे राजस्थान भर की बातें बता रहे हैं। तो हरिप्रसाद भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान जो विधायक हैं, इनसे पहले आप ही के पार्टी के 2 बार विधायक फूलचंद भिंडा रह चुके हैं। तो उनके विकास कार्यों को और अब जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार का जो पूरे राजस्थान भर में जो कार्य आप करवा रहे हैं, और उनकी बात भी आप कहें कि ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार है, तो इन दोनों पिछले 10 सालों के कार्यकाल को और अब इन 5 सालों के कार्यकाल में आप कितना तुलनात्मक वर्णन करें? देखिए, तुलनात्मक अध्ययन यदि आप करेंगे पत्रकार महोदय, तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जितने भी सड़क आपके विराटनगर में बने हैं, वो सारे सड़क कहीं ना कहीं हमारे पूर्ववर्ती जो विधायक हमारे विराटनगर का प्रतिनिधित्व करे, उन्हीं के कार्यों की देन है। उन्होंने, आप पाएंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा राजस्व ग्राम बनाने का जो यदि रिकॉर्ड है, तो वो केवल और केवल विराटनगर के विधायक डॉक्टर फूलचंद जी भिंडा के नाम है। और इन राजस्व गांव रिकॉर्ड की बदौलत आपको पता है, पंचायती राज लोकतंत्र में जो है, गांव से गांव जोड़ने की स्कीम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मिसिंग लिंक योजना, ये सब पंचायती ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके अंतर्गत चलती हैं। और उन्हीं के आधार पर ये सैंक्शंस आई है, और उन्हीं के आधार पर ये जनता का टैक्स का जो पैसा है और विकास कार्यों के नाम पर सैंक्शन हुआ है। लेकिन वर्तमान विधायक और वर्तमान सरकार ने केवल और केवल उसकी लूट करी है। और पहले यदि आप जाएंगे
तो जितने भी विकास कार्य हुए हैं उनमें क्वालिटी के मामले में आप पाएंगे कि आज वाले विकास कार्यों की तुलना में पूर्ववर्ती जो जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो तुलनात्मक अध्ययन से अच्छे हैं और इनसे बेस्ट हैं। तो आप साफ जाहिर कह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान जो कार्य हुए हैं वो सारे जो कार्य हैं भ्रष्टाचार युक्त हुए हैं, पहली बात। और दूसरी बात जो है, आपने कहा कि 30 दिन की अवधि के, 80 दिन की अवधि के, 180 दिन की अवधि के, तो ये जो विकास कार्य लंबे समय के लिए नहीं है। तो हरिप्रसाद भाई, मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि अभी वर्तमान समय में विराटनगर में जैसे दो प्रमुख तो ब्लॉक आते हैं, एक तो विराटनगर ब्लॉक, एक पावटा ब्लॉक। हालांकि शाहपुरा तहसील की भी कुछ जो ग्राम पंचायतें हैं वो विराटनगर विधानसभा में आती हैं। इन दो प्रमुख ब्लॉकों की अपन बात कर लें, दो नगर पालिका हैं, दो उपखंड हैं, दो एसडीएम भी कहीं बैठे थे, अब तो खैर एक ही है वर्तमान समय में, फिर उसके बाद में दो लगा दिए गए। ये तो खैर शासन व्यवस्था है, ऊंचे लेवल की व्यवस्था है। तो इन पूरे विराटनगर में प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं? क्या जनता इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट है? या फिर आप भी कहीं ना कहीं इस फील्ड में घूमते हैं, तो क्या मैसेज लोगों से आप ले पा रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में जो आप चर्चा कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मामले में प्रशासनिक व्यवस्था एक कार्यपालिका लोकतंत्र का जो एक स्तंभ होता है उनके अधीन आती है, और विधायिका का काम होता है उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करने का और सुचारू रूप से मार्गदर्शित करते रहना और जनता और कार्यपालिका के बीच की कड़ी बनकर और कार्य करते रहना। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इस विराटनगर में इस प्रकार का कोई भी काम आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार के मुखिया राजस्थान में इनकी सरकार के बैठे हुए हैं वो आंख बंद किए हुए हैं और उन्होंने हर एक आदमी को भ्रष्टाचार करने के लिए खुली छूट दे रखी है, चाहे वो कार्यपालिका का हो चाहे वो विधायिका का हो। और उनका एक ही आधार है कि हम किस प्रकार से इस जनता के पैसे की लूट हम लोग कर सकते हैं, कार्य करने के ऊपर किसी का कोई ध्यान है ही नहीं। इसकी वानगी आप देखेंगे कि आज की तारीख में हमारे राजस्थान का जो क्राइम का जो रेशियो है वो आपको नजर आएगा। अभी पिछले दिनों आप एक महत्वपूर्ण चैनल आज तक ने विश्लेषण भी प्रकट किया था कि तुलनात्मक अध्ययन में जो एक्स क्राइम का जो रिकॉर्ड था वो आज एक्स स्क्वायर मतलब डबल हो गया है जस्ट। और वो सब इसी कारण से हुआ कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक मामलों में ये सरकार बिल्कुल फेल साबित हुई है, जिसमें ये विराटनगर भी एक ऐसा भाग है जहां क्राइम का रिकॉर्ड पिछले तुलनात्मक अध्ययन में डबल क्या 3-4 गुना हो गया है। पहले यहाँ गोलीकांड होते ही नहीं थे और आज यहाँ गोलीकांड होना एक आम बात हो गई है। यहाँ किसी व्यापारी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कब लूट हो जाए, कब उसका मर्डर हो जाए, कब उसके साथ मारपीट हो जाए, कोई भरोसा ही नहीं है। कानून और प्रशासन का एक मजबूत आधार होता है कि अपराधियों में भय होना चाहिए और आमजन में विश्वास होना चाहिए, लेकिन आज इसके उलट सारा परिदृश्य राजस्थान में और इस विराटनगर में हो गया है कि अपराधियों में बड़ा विश्वास है और आमजन में बहुत बड़ा भय है। उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी राजनीति का शिकार नहीं हो जाऊं, कहीं ना कहीं मैं झूठे मामलों में फंसा नहीं दिया जाऊं, मैं वहां जाऊंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाएगा, मेरी सुनी नहीं जाएगी। इस प्रकार का भय जनमानस के बीच में रहता है और आप जाएंगे और पड़ताल करेंगे तो ये सब आपको नजर भी आएगा। आप पाएंगे निश्चित रूप से कि आज पूरा तंत्र सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और के भेंट चढ़ा हुआ है। क्या प्रशासन विधायक की देखरेख में काम करता है, या फिर प्रशासनिक जो लोग हैं वो अपने कार्य के प्रति सजग नहीं है? देखिए मैं आपको बताऊं, आपने अभी जो शब्द बोला कि विधायिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका एक स्वतंत्र इकाई है और वो एविडेंस के आधार पर न्याय करती रहती है। वो उसका केवल और केवल न्याय करना ही उद्देश्य होता है। मैंने बात की है कार्यपालिका और विधायिका की। कार्यपालिका के अंतर्गत ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं आती हैं और निश्चित रूप से ही ये अपना काम करती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते प्रभावित हो जाती है। और वर्तमान का जो राजनीतिक हस्तक्षेप रहा है वो इन कार्यपालिकाओं में सबसे ज्यादा रहा है और उनको प्रभावित करता रहा है, जिस वजह से निश्चित रूप से ये प्रशासनिक काम लटके हुए रहे हैं और क्राइम का रिकॉर्ड बढ़ता गया है। अन्यथा कार्यपालिका अपने आप में पूर्णतः सक्षम होता है और उसको यदि फ्री हैंड दिया जाए और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करी जाए तो वो बहुत ही अच्छे रूप से काम करते हैं और अपने आप को साबित करते हैं, क्योंकि वो एक पूर्णतया प्रशिक्षित और ट्रेनी ऑफिसर्स वहाँ पे होते हैं और वो अपने आप को प्रमाणित करके गए हुए होते हैं। लेकिन वहाँ जो राजनीतिक हस्तक्षेप के जाकर जरिए जाकर वो अपने आप की कार्य क्षमताओं को
साबित नहीं कर पाते हैं। और निश्चित रूप से इस बार इस सरकार में ऐसा हुआ है कि बड़ी सी बड़ी काबिलियत भी अपने आप को साबित नहीं कर पाई, और जो उसकी कार्य क्षमता है वो उसको पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतार पाए। प्रसाद भाई, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न रहेगा कि विराटनगर में आप घूमते रहते हैं, चुनावी समर जारी है, अभी विधानसभा चुनाव 2023 जो दिसंबर में है। अभी विगत दिनों विराटनगर में एक विराटनगर के आसपास के जो ग्राम पंचायत है उनके लिए एक बड़ा मुद्दा बना था कि विराटनगर को पहले की भांति जयपुर जिले में रखा जाए, और फिर अब विराटनगर जो है कोटपुतली और बहरौड जिले में जोड़ दिया गया। अब उसके बाद में यहाँ के जो जनता है, स्थानीय जो नेता भी थे, उन नेताओं के द्वारा भी कई बार अनेकों प्रतिनिधि मंडलों के रूप में उच्च अधिकारियों से भी मिले हैं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। तो अब आप इसको किस रूप में देख पा रहे हैं? देखिए, सरकार ने जो जिले बनाने का घोषणाएं की हैं और जिस प्रकार के जिले बनाए हैं, वो अपने आप में एक ऐसा निर्णय है जो समझ में नहीं आ रहा है कि उसको किस प्रकार से वो परिणति में बदलेंगे, धरातल पे उतारेंगे, क्योंकि उनके सबके लिए विकास कार्य के लिए एक बहुत बड़ा बजट चाहिए होता है। पर खैर ठीक है, सरकार ने कुछ सोच समझ के जो निर्णय किए हैं वो करेगी उसका काम जाके। और जो हमारे विराटनगर के लिए जो अभी जिला बनाने की जो घोषणा हुई, उसमें विराटनगर को कोटपुतली जिले में जोड़ने का जो कार्य किया गया, वो कहीं ना कहीं विराटनगर के, आपने अभी पहले बताया कि 2 उपखंड हैं, उनमें पावटा उपखंड के लिए ठीक है, लेकिन विराटनगर जो उपखंड है उसके लिए कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि वहाँ के जो जनवासी हैं उनको ऐसा लगता है, और लगता नहीं, वो कन्फर्म बात है कि कुंडला क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों के लोग जब कोटपुतली से आगे 10-12 किलोमीटर कोटपुतली बहरौड जिले में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए जाएंगे, तो उनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना, जैसे कई बार साधन बदलना, लंबी दूरी, और अपना एक अस्तित्व जो उनका राजधानी के प्रति लग के रहा है, वो उन्हें लगता है कि जिस प्रकार की हमारी पहचान रही है कि आज से पहले हमने कहा है कि हम जयपुर के वासी हैं, अब कोटपुतली बहरौड के जाने जाएंगे, इस प्रकार के अनेक शंकाएं उन लोगों के मन में हैं। उनके चलते उन लोगों ने विरोध किया, और उनके विरोध का हम लोग साथ देने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लोग हैं, राजनीतिक व्यवस्थाओं के लोग हैं, हमने प्रयास किया। अनेक प्रकार से प्रतिनिधिमंडल बनकर हम लोग सरकार के पास भी गए, और 72 दिन तक धरातल पे बैठ करके हमने आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किए। लेकिन इस सरकार ने और यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व ने वही अपने आप में प्रदर्शित किया कि यहाँ जनता से उनको कोई वास्ता नहीं है, जनता के सुख दुख से उनको कोई वास्ता नहीं है। जबकि सरकार का मूलभूत कर्तव्य है कि वो जनमानस की सुगमता के लिए काम करे, और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जनमानस को कितनी सुलभता से मिल सकती हैं, कितनी नज़दीकी से मिल सकती हैं, इस बात के लिए गुड गवर्नेंस में चिंता होती है। और इस सरकार में इस बात की कहीं कोई चिंता नहीं हुई, और जनमानस की केवल और केवल अनदेखी की गई। और निर्णय आपके सामने है कि आज विराटनगर का जो उपखंड है उसकी 28 ग्राम पंचायतें में कोटपुतली में शामिल हो गई हैं, और इसके चलते यहाँ का जनमानस पूर्णतया दुखी है। और आने वाले समय में जो उसका एक हथियार है, एकमात्र हथियार, वोट का अधिकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका वो इस्तेमाल करके इसका जवाब भी सरकार को देगा कि आपके इस गलत निर्णय का हम किस प्रकार से विरोध कर सकते हैं, और हमारे पास जो पावर है, वोट की पावर, उसका इस्तेमाल करके और अपना प्रतिकार वो प्रस्तुत करेंगे, जो आने वाले समय में आपको नजर आएगा। धन्यवाद सर।